हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज़ चल रही है प्यारे बच्चे, प्रैक्टिस सेट की सीरीज़। और प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का आज सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को 21 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चे अगले 21 क्वेश्चन के बाद वाले क्वेश्चंस, यानी कि पार्ट 2 आप जाकर देख सकते हैं। इसका पहला सेट आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग जाकर वीडियो चेक कर लेना। उसके अंदर सारे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं जो एसएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें सबसे पहला आप लोगों को प्यारे बच्चे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इसका आंसर करो। उसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानकारी लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति क्या है? अवस्थिति जानते हो? अवस्थिति का मतलब लोकेशन पूछ रहा है। इंडिया में कन्याकुमारी पड़ता किधर है? अब आप लोग कह रहे हो इंडिया में कन्याकुमारी तो साउथ में पड़ता है। याद रखना, ये बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के हिसाब से आंसर दो। आपसे पूछ रहा है क्या ये साउथ ऑफ द इक्वेटर पड़ता है, क्या नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है प्यारे बच्चे, साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पड़ता है, या नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर पड़ता है? ये आंसर आप लोग देंगे और कोशिश करो फटाफट आंसर देने की। सबसे पहले जानते हैं कन्याकुमारी के बारे में। कन्याकुमारी लोकेटेड कहाँ है प्यारे बच्चे? याद रखना, ये पड़ता है केरल के पास। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, इसी कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से प्यारे बच्चे? केप कोमोरिन के नाम से भी इसको क्या किया जाता है प्यारे बच्चे? जाना जाता है। डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं। कन्याकुमारी क्या है सर? ये इंडिया का कह सकते हो क्या है सर? सर्दर्न पॉइंट माना जाता है, इंडिया का सर्दर्न पॉइंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सर्दर्न पॉइंट तो हम लोग इंदिरा पॉइंट को नहीं बोलते। हाँ, इंदिरा पॉइंट को तब बोलोगे जब इसके आगे लगा देना मोस्ट सर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, तब बोलेंगे सर इंडिया का मोस्ट सर्दर्न पॉइंट कौन है? इंदिरा पॉइंट है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का सिर्फ सर्दर्न पॉइंट कौन सा है, तब आंसर क्या देते हैं? कन्याकुमारी। अब जानते हैं प्यारे बच्चे कि इसका लोकेशन कहाँ पर है। इसकी लोकेशन जानने के लिए हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सर कैसे? ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे। ये सपोज करो हमारा क्या है? अर्थ है, और इसमें बीच वाला हिस्सा क्या है प्यारे बच्चे? इक्वेटर डिग्री है ये। इसी इक्वेटर के अंदर हमारे इंडिया की जो स्थिति है वो इसी जगह पे क्या है प्यारे बच्चे? इंडिया हमारा इसी जगह पे लोकेटेड है। अगर मैं बात करूं इंडिया की लोकेशन की, तो आप लोगों को डिटेल में दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा प्यारे बच्चे क्या है? इक्वेटर है। इसी की तरफ से ऊपर की तरफ ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ जो लाइन जाती है, इस लाइन को हम लोग डिटेल में जानते हैं। इसे बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट के आसपास। और ये जो नीचे आपकी लाइन है, ये 8 डिग्री 4 मिनट के रिप्रेजेंट करती है। पूछा जाता है प्यारे बच्चे, यहीं से एक आपकी क्या निकलती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री तक क्या है सर? बेंट है। और वो कौन सी दिशा में है सर? एक बात बताओ, ये क्या है सर? नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये क्या है प्यारे बच्चे? साउथ हेमिस्फीयर। तो एक बात बताओ, हमारे इंडिया की लोकेशन कौन सी जगह पर आती है सर? इंडिया पड़ता है सर नॉर्थ ईस्ट साइड में। कहाँ पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है। और कन्याकुमारी प्यारे बच्चे इधर पड़ता है। एक बार मुझे ऑप्शन के हिसाब से बताओ कहाँ पड़ता है? क्या साउथ ऑफ द इक्वेटर? क्या इक्वेटर के साउथ में है कन्याकुमारी? ना जी, गलत है सर। पूछा जाए नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है कन्याकुमारी? ना जी, ये भी गलत। क्या साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न किसे बोलते हैं? जो आपकी ये जा रही है ना लाइन, यही लाइन अगर मान के चलो नीचे को जारी होती है, इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और ऊपर की लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। क्या आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में है? ना जी। आंसर क्या दोगे? आंसर आता है डी। क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? आंसर होता है डी, यानी नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ में पड़ता है क्या सर? कन्याकुमारी। आंसर क्या देंगे? आंसर आ जाता है प्यारे बच्चे डी। क्लियर है सभी को? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आओ अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये दिखाई दे रहा है, अगला क्वेश्चन है द सर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इज, यानी भारत का दूरस्थ दक्षिणम बिंदु कौन सा है? आप लोगों को यहाँ पर एक फोटो दिखाई दे रही है, ये इसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम से प्यारे बच्चे जाना जाता है। इसी को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? ऑप्शन 1 कन्याकुमारी को कहते हैं, रामेश्वर को कहा जाता है, रामेश्वरम को कहते हैं, इंदिरा पॉइंट को कहते हैं, या पॉइंट ऑफ कलीमार को बोलते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर बोला गया है दिस इज द सर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इज। अगर पूछा जाए सर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, इसमें एक और वर्ड यूज कर लेना प्यारे बच्चे, द मोस्ट सर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया जब बात की जाती है, तो आंसर क्या दोगे आप? इंदिरा पॉइंट की तरफ जाओगे। किसकी तरफ सर? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के बारे में कुछ बेसिक्स फैक्ट जान लेते हैं। सर इसी पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट
पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। किस मिलियन पॉइंट के नाम से? पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से प्यारे बच्चे इसको जानते थे बिफोर 1984 में पहले। क्या बोलते थे सर? पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे। इसी पॉइंट का दूसरा पुराना नाम था पार्सन पॉइंट। अगर पूछा जाए कौन से पॉइंट को पार्सन पॉइंट कहते हैं तो याद रखना पार्सन पॉइंट भी किसे बोला जाता था प्यारे बच्चे? तो ये भी इंदिरा पॉइंट को बोला जाता था। यानी पिग्मेलियन पॉइंट प्यारे बच्चे कब बना? पिग्मेलियन पॉइंट 1984 से पहले बोलते थे। 1984 के बाद जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी उसके बाद इसे पिग्मेलियन पॉइंट के बजाय इंदिरा पॉइंट का दर्जा दिया गया। किस नाम से जाना गया? इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चे? आपको दिखाई दे रहा है, ये पड़ता है आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड में। कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार आइलैंड। एक बार थोड़ा सा मैप पे नज़र मारते हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में ऊपर वाला जो हिस्सा है प्यारे बच्चे, ये आता है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। अगर मैं बात करता हूँ यहीं से हमारी एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है जिसको 23.5 डिग्री बोला जाता है। अगर पूछा जाए प्यारे बच्चे ये वाली जो लाइन है ये कितने डिग्री होती है? ये 8 डिग्री 4 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं बात करूँ इधर की तरफ जो आपका कौन सा कितना लाइन है सर, तो आप बोलेंगे सर इस तरफ जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। और इधर जो हमारी कौन सी लाइन है सर, ये तो आपका अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं जिसे आप लोग बोल सकते हो प्यारे बच्चे, दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल की जब बात करते हैं, जब हम इस तरफ को आएंगे तो इसका विस्तार कितना बताओगे? 68 डिग्री 7 मिनट। क्या बोलोगे? 68 डिग्री 7 मिनट। अगर हम बात करते हैं इस 37 डिग्री 6 मिनट पे आपका कौन सा आपका नॉर्दर्न पॉइंट लोकेटेड है, तो आप बोलेंगे प्यारे बच्चे इंदिरा कॉल है। क्या बोलोगे? इंदिरा कॉल। अगर पूछा जाए सर आपका बिल्कुल ईस्ट पॉइंट पे कौन सा पॉइंट लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहीं पर है आपका किबीथू। किबीथू वो जगह है प्यारे बच्चे जहां पर सबसे पहले सूरज दिखाई देता है, इसीलिए इसे अरुण का आंचल कहते हैं। अरुण का आंचल मतलब अरुण मतलब सूरज, और सूरज का आंचल वाला प्रदेश कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए इसका नाम आपके किससे पड़ा है प्यारे बच्चे? सूर्य से। पूछा जाता है कि सबसे पहला उगने वाला या सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है वो कौन से प्रदेश या कौन से नगर, कौन से सिटी, कौन सी जगह में होता है? तो आंसर आना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये ईस्टर्न बिंदु है प्यारे बच्चे। पूछा जाए गुजरात यानी कि आपका बिल्कुल वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, तो गुजरात में एक जगह पड़ती है गोहर माता। क्या बोलते हैं? गोहर माता। और इसी को नाम दिया गया है सकरीक। इसी का नाम है सकरीक। ये आपका बिल्कुल इधर लोकेटेड है। और आपका इधर बिल्कुल पड़ता है प्यारे बच्चे, क्या इधर पड़ता है आपका कन्याकुमारी। क्या बोलेंगे? कन्याकुमारी। और मोस्ट सर्दर्न पॉइंट जब बात की जाए तो इधर आपका पड़ जाता है प्यारे बच्चे क्या? इंदिरा पॉइंट। क्या बोलोगे? इंदिरा पॉइंट, जिस इज लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार आइलैंड। आगे बढ़े, सारे पॉइंट आपको डिस्कस कर लिए गए। इंदिरा कॉल आपका लोकेटेड है नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है? किबीथू है। पूछा जाए आपका वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है? गोहर माता सकरीक। और पूछा जाए प्यारे बच्चे सर्दर्न पॉइंट कौन सा है, तो आंसर देंगे कन्याकुमारी। मोस्ट फार सर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है, तो आंसर दे देंगे इंदिरा पॉइंट। क्लियर है चीज़? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है जी। कन्याकुमारी का पुराना नाम बता दिया था, केप कोमोरिन कहते हैं। क्या बोलते हो? केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित द्वीपों के युग में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10 मार्ग या 10 अंश का मतलब होता है 10 डिग्री चैनल। क्या बोलोगे? 10 डिग्री चैनल की बात कर रहा है। ऐसा कौन सा आपका जलमार्ग मतलब सी रूट है जिसे 10 डिग्री चैनल डिवाइड करता है? अंडमान निकोबार को डिवाइड करता है 10 डिग्री चैनल, निकोबार सुमात्रा को करता है, मालदीव लक्षद्वीप को करता है, या सुमात्रा जावा को करता है? एक बार आंसर करेंगे प्यारे बच्चे, आंसर करेंगे फटाफट। आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर होगा? आंसर करेंगे। जानते हैं प्यारे बच्चे, क्या निकोबार सुमात्रा को करता है? ना जी। क्या लक्षद्वीप आपका मालदीव को करता है? ना जी। सुमात्रा जावा को करता है? नहीं। आंसर देंगे अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार को जो सेपरेट करने वाला चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है प्यारे बच्चे। कौन सा डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल। ये कुछ चैनल्स होते हैं जो एक्चुअल में किसको डिवाइड करते हैं? कुछ आपके आइलैंड्स को डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर 8 डिग्री चैनल भी है, 9 डिग्री भी है, 10 डिग्री में। पहले बात करते हैं प्यारे बच्चे 8 डिग्री चैनल की।
8 डिग्री चैनल जो है प्यारे बच्चे किसको डिवाइड करता है, तो आंसर दे देना प्यारे बच्चे, ये मालदीव, किसको, मालदीव्स को करता है, किससे, मिनी क्वाई से डिवाइड करता है, मिनी क्वाई को। मालदीव और मिनी क्वाई के बीच में जो डिग्री चैनल है वो कौन सा है प्यारे बच्चे, 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनी क्वाई के बीच में। पूछा जाए 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है, तो 9 डिग्री चैनल बताओगे प्यारे बच्चे, मिनी क्वाई और लक्षद्वीप को डिवाइड करता है। लक्षद्वीप को डिवाइड करने वाला जो चैनल है वो 9 डिग्री है। और जब बात आ जाए किसकी प्यारे बच्चे, 11 डिग्री चैनल की, तो आंसर दे देना अमीनी द्वीप और कन्नौर को करता है। किसको करेगा प्यारे बच्चे, अमीनी द्वीप और कन्नौर को करता है आपका कौन, तो आप बोलेंगे अमीनी द्वीप और कन्नौर को जो डिवाइड करता है वो 11 डिग्री चैनल। इसके बीच में ही आ रहा है कौन सा डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, जो किसको डिवाइड करता है, अंडमान एंड निकोबार को। किसको करेगा, अंडमान निकोबार। पूछा जाए क्या राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर है। क्या बोलोगे, पोर्ट ब्लेयर के नाम से इसकी कैपिटल को जानते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है। भाई आ गया क्वेश्चन, भारत में वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पहले आपका सूर्य दिखाई देता है। सूर्य बोले तो सनराइज कौन सी जगह होता है सबसे पहले, भाई सन अपीयर सबसे पहले कौन सी जगह होता है, क्या मिजोरम में होता है, ना जी बिल्कुल नहीं, असम में बिल्कुल गलत, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चे। जहां पर सबसे पहले क्या दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है। क्या दिखाई देगा प्यारे बच्चे, सूर्य। कहते हैं सूर्य दिखाई देने की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर कब पता लगी थी, दिखाई देता है 1999 में। और सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के कौन से गांव से ये बात पता लगी, तो उस गांव का नाम था डोंग गांव। क्या बोलोगे, डोंग गांव से पहली बार इसके बारे में जानकारी मिली कि भाई सबसे पहले यहाँ पे सूरज दिखाई देता है। कितने बजे दिखाई देता है, सुबह के 4 बजे सूरज दिखाई देता है। और सबसे पहले ही इसी के अंदर सूर्य अस्त भी हो जाता है, यानी सनसेट पॉइंट का सनसेट टाइमिंग कब है, 4 PM की। यानी सबसे पहले छिपता भी इसी राज्य में है, सबसे पहले दिखाई भी कौन से राज्य में देता है प्यारे बच्चे, अरुणाचल प्रदेश। पूछा जाए कैपिटल क्या है सर इसकी, कैपिटल है ईटानगर। क्या बोलोगे, ईटानगर। अच्छा पूछा जाए कौन से पॉइंट पे दिखाई देता है यहाँ पर सबसे पहले सन अपीयर, तो आपको अभी बताया था किबीथू पॉइंट पे दिखाई देता है। किबीथू पॉइंट बोले तो कौन से डिग्री या कौन से मिनट पर है सर, ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट पर है। किस पर है प्यारे बच्चे, 97 डिग्री 25 मिनट पे लोकेटेड है आपका किबीथू। और यहीं पर सबसे पहले किसकी शक्ल दिखाई देती है, सूर्य की। अच्छा सूर्य देश कौन सा माना जाता है, सनराइज कंट्री किसे बोलते हैं, सनराइज कंट्री बोलते हैं जापान को। किसको बोलते हैं प्यारे बच्चे, जापान को। और भारत में सबसे पहला सूर्य कहाँ दिखाई देता है, वो दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश। बोला ना अरुण, अरुण किसके लिए यूज़ करते हो, आप हिंदी पढ़ते होगे तो आप बोलते हो ना अरुण किसका पर्यायवाची है, अरुण होता है प्यारे बच्चे सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य का। सूर्य का ही पर्यायवाची होता है भास्कर। क्या बोलोगे, भास्कर। सूर्य का ही पर्यायवाची होता है प्यारे बच्चे क्या, आपका कह सकते हो, एक तो सूर्य हो गया, भास्कर हो गया, अरुण हो गया, ये सब के सब किसके पर्यायवाची होते हैं, सूर्य के होते हैं। कोई दिक्कत। नागालैंड की कैपिटल क्या बताओगे, कोहिमा। और इसी नागालैंड में एक फेस्टिवल खेला जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है नाग। नाग किसके अंदर रहता है, बिल में। तो बिल बोले तो कौन सा फेस्टिवल हो गया, हॉर्न बिल। क्या बोलोगे, हॉर्न बिल यहाँ पर फेस्टिवल मनाते हैं। आए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला कौन सा है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है भाई, इंडियन की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, एडवांस लेवल की है, अनडेवलप्ड है, डेवलपिंग है या बैकवर्ड है। ना जी एडवांस तो बिल्कुल नहीं है, एडवांस होता तो हम कहाँ होते, इंडिया अच्छी खासी इकोनॉमिकल लेवल पर होता। एडवांस तो बिल्कुल नहीं है लेकिन अनडेवलप्ड भी नहीं है हम, बैकवर्ड तो बिल्कुल नहीं है लेकिन अभी डेवलप होते होते जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं सर, डेवलपिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। और विकास करने के लिए अभी तक हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर चुके। जैसे कि हमने अभी तक क्या किया प्यारे बच्चे, अभी हमने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे काफ़ी ज़्यादा क्या दिया है, ध्यान। और अपने ही देश को विकास करने के लिए हमने पॉपुलेशन पे भी ध्यान देने की कोशिश करी, पॉपुलेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट पे भी ध्यान दिया प्यारे बच्चे, एम्प्लॉयमेंट पे भी ध्यान देते जा रहे हैं, यानी बेरोज़गारी पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अपने रिसोर्सेज को भी ध्यान में रखते जा रहे हैं, रिसोर्सेज को भी ध्यान में रखते काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चे, साथ ही साथ एजुकेशन लेवल को भी क्या किया जा रहा है, डेवलप।
इस बेसिस पर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी क्या हो रही है, मैनेज। क्या सर इसका रीज़न जीडीपी के ऊपर भी आ सकता है? बिल्कुल, जीडीपी लेवल भी हमारी बढ़ती रहती है, इसलिए हम लोग जो हैं वो एक्चुअल लेवल पर क्या है प्यारे बच्चे, विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। विकास की तरफ बढ़ने का मतलब अब हमारा विकास हो रहा है, अब हम डेवलप की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते हम अनडेवलप कंट्रीज़ में आते हैं। हम किस में आते हैं प्यारे बच्चे? डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती जा रही है। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं सर। हाँ जी, इसके अलावा फैक्टर्स आपके एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, एजुकेशन, रिसोर्स, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चरल, और भी आपके कुछ आपके रिसोर्सेज या कह सकते हो कुछ चीज़ें आती हैं। जैसे हमारे इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी किसका सबसे बड़ा हिस्सा है सर? ये भी हमारा हिस्सा माना जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं हमारा भारत विकास की तरफ बढ़ता जा रहा है। किसकी तरफ प्यारे बच्चे? विकास की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? क्या लो एफिशिएंसी ऑफ मनी हो सकता है इसका फैक्टर? क्या लो पर कैपिटा इनकम हो सकता है? क्या लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है? या डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स हो सकता है? बताएंगे आंसर फटाफट। क्या ऐसा लगता है कि हमारे भारत में एफिशिएंसी ऑफ मनी की पावर कम है? क्या ऐसा लगता है कि हमारी कैपिटल या कैपिटा इनकम जो है वो कम है? या कभी ऐसा लगता है कि कैपिटल फॉर्मेशन भारत में बन ही नहीं पाती? क्या अगर ये सब होता तो क्या हमारा भारत ग्रोथ की तरफ बढ़ता? ना जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स ये हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का कैरेक्टरिस्टिक नहीं माना जाता। भाई ऐसा तो है ही नहीं कि हम भारत के नेचुरल रिसोर्स को डिप्लीट कर रहे हैं। हम इसका प्रॉपर क्या यूज़ करते हैं प्यारे बच्चे? प्रॉपर यूज़ किया जा रहा है। डिप्लीशन वर्ड गलत है, बस यही एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारी इकोनॉमी के रिलेट नहीं करता। याद रखना, लो एफिशिएंसी ऑफ मनी क्या है सर? ये भी हमारी अच्छी खासी मेंटेन है, पर कैपिटा इनकम भी अच्छी खासी मेंटेन है, और कैपिटल फॉर्मेशन भी अच्छी खासी मेंटेन है। ये चीज़ें तो हमारी अर्थव्यवस्था का कैरेक्टरिस्टिक हैं, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक हमारी अर्थव्यवस्था का प्यारे बच्चे नहीं माना जाता। कौन सा? डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है भाई, अगला क्वेश्चन है किस चीज़ के बारे में? भारत में गरीबी का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका जो एक्चुअल में सर्वे करता है वो कौन करता है? इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी है प्यारे बच्चे, क्या पॉवर्टी के बारे में बात कर रहा है? गरीबी के बारे में। आप मुझे बताएंगे गरीबी के बारे में सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में आंकलन कौन करता है? क्या ये नेशनल पॉवर्टी कमीशन करती है? नहीं, कभी भी ये कमीशन नहीं करेगी काम। क्या नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन करेगी सर? नहीं जी, ये भी नहीं करती। इसका काम करती है नीति आयोग वर्किंग ग्रुप। कौन करता है? नीति आयोग वर्किंग ग्रुप करती है प्यारे बच्चे। इस नीति आयोग की जब हम बात करते हैं ना, किसकी सर? नीति आयोग की जब बात करते हैं तो 2015 में, इससे पहले इसे क्या बोलते थे? प्लानिंग कमीशन बोलते थे। क्या बोलते थे प्यारे बच्चे? प्लानिंग कमीशन कहा जाता था इसको पुराने टाइम में। लेकिन 2015 के बाद ना इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया। क्या नाम रख दिया? नीति आयोग। नीति आयोग के नाम से फेमस हो गया ये। प्लानिंग कमीशन बोलते थे योजना आयोग को। किसको बोलते थे? योजना आयोग को बोला जाता था। इसका काम बस इतना ही होता था, 5 साल में बनने वाली योजनाओं को ध्यान में रखता था ये। कोई भी प्लानिंग शुरू करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसी का मैनेजमेंट करने का काम हमारी कौन करती थी? नीति आयोग वर्किंग ग्रुप करती थी। अब बात आती है प्यारे बच्चे नीति आयोग के बारे में, तो ऐसा बताते हैं क्या सर? ऐसा बताते हैं इसके अंदर भी एक आपका डिपार्टमेंट है नीति आयोग। पहले तो याद रखेंगे, ये नीति आयोग जो है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संविधान में कहीं भी इसके बारे में बताया नहीं गया। इसी का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है NSSO। क्या बोलते हैं? NSSO, जिसे नेशनल सैंपल सर्वे या नेशनल स्टैटिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? इसी को नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन या सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसी का सपोर्ट करती थी आपकी CSO ऑर्गेनाइजेशन। CSO का मतलब होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस भी बोलते हैं इसको, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और यहाँ पर एक डिपार्टमेंट थी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल S फॉर सैंपल और S फॉर क्या बोलते थे? सैंपल सर्वे, और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों का विलय हो गया। विलय मतलब सॉरी, इन दोनों का क्या होगी? संधि होगी। दोनों मिल गए। और इन दोनों का मिलन कब किया गया प्यारे बच्चे? 23 मई को।
23 मई 2019 को ये दोनों आपस में मिल गए और मिलने से एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम पड़ा मॉस्पी। क्या बोलोगे? मॉस्पी नाम से जानी गई है, मॉस्पी बोला गया इसको। क्या बोला गया प्यारे बच्चे? इसी का नाम पड़ गया मॉस्पी। इसी का नाम क्या पड़ गया? मॉस्पी के नाम से जानते हैं। मॉस्पी का फुल फॉर्म क्या होता है ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है। यही आपकी एक नई ऑर्गेनाइजेशन के रूप में क्या होगी सर? काम करेगी। पहले ये काम किसको सौंपा जाता था? ये काम नीति आयोग की वर्किंग ग्रुप की एक कमेटी करती थी जिसका नाम था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और ये रिपोर्ट किसको देती थी? CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को। ये दोनों मिलकर आपकी पॉवर्टी से रिलेटेड सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स डाटा निकालते थे। लेकिन 23 मई 2019 को इन दोनों को मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन नई नाम बनी जिसको बोला गया मॉस्पी के नाम से, जिसका फुल फॉर्म बनता है प्यारे बच्चे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब ये सारा काम कौन सा डिपार्टमेंट करता है प्यारे बच्चे? नीति आयोग का ये वाला ग्रुप करता है जिसे मॉस्पी के नाम से जानते हैं। आशा करता हूँ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करो, जितना करोगे उतना आपको समझ में आएगा, जितना करोगे उतना समझ में आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो प्यारे बच्चे फटाफट कि क्या होगा इसका आंसर। बताएंगे प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी? यानी बोलने की कोशिश कर रहा है ऐसा कौन सा 5 ईयर प्लान पॉलिसी है जो शुरू तो किया गया लेकिन अपने टाइम पर खत्म नहीं हुआ था। वो कौन से नंबर का 5 ईयर प्लान है? 12th 5 ईयर प्लान है, 11th 5 ईयर प्लान है, 9th 5 ईयर प्लान या 8th 5 ईयर प्लान? एक बार चेक करते हैं सर, ये 5 ईयर प्लान की जब बात छेड़ी जा रही है तो ये शुरू कब से हुआ था? सीधी सी बात है, जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तभी तो हमारी सरकार काम करेगी। और हमारा देश आपको अच्छे से पता है 1947 में ही आज़ाद हो चुका था, और 47 से लेकर 1951 तक आपकी क्या कर रखी थी सर? आपकी सरकार तो बनी थी लेकिन कैसी गवर्नमेंट? इंटरिम गवर्नमेंट काम कर रही थी उस समय। तब इंटरिम गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया कि ऐसे तो देश का विकास करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ऐसे तो देश को विकास करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्यों ना हम ऑब्जेक्टिव सेट करके उसे 5 साल के अंदर ख़त्म करें। तो हर एक सरकार ने क्या कोशिश करी कि 5 साल के लिए उन्होंने आपकी क्या की, 5 साल के अंदर देश को डेवलप करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए, और कहा गया कि हर 5 साल के अंदर जो भी नई सरकार बनेगी वो इन 5 साल के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेगी। इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए सोचा गया कि 5 साल में हम इतनी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स लें कि 5 साल में कंप्लीट हो जाए, इससे देश का विकास बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। इस चीज़ का दिमाग में रखते हुए भारत ने क्या शुरू किया प्यारे बच्चे? इंडियन गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान पॉलिसी शुरू करी और कहा गया देश को बहुत तेजी से डेवलप करना है तो इस प्लान पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। इसी प्लान को शुरू किया गया 1951 में सबसे पहली बार। कब शुरू किया गया प्यारे बच्चे? पहली 5 ईयर प्लान पॉलिसी चली गई आपकी 1951 से, और 5 ईयर की बात कर रहे हैं तो 5 साल तक चलेगी। तो 51 से पहली पॉलिसी चली 1951 से 56 तक, यानी पहली आपकी 5 ईयर प्लान चली 1951 से 56 तक। सेकंड चलेगी प्यारे बच्चे 1956 से लेकर 1961 तक। थर्ड पॉलिसी 5 ईयर प्लान चला आपका 1961 से लेकर आपकी कब तक चली प्यारे बच्चे? 1964 तक चली। कब तक चली? 64 तक। अब आप बोलोगे सर ये टोटल 64 तक ही क्यों चली थी? सॉरी, 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1966 से 1967 जो आप देखते हो ये वाला टर्म खाली था। ये वाला टाइम क्या था प्यारे बच्चे? खाली, क्योंकि इस समय चल रहे थे भारत में क्या? विश्व युद्ध। भारत में चल रहा था क्या? विश्व युद्ध कह रहा हूँ, भारत और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, इसीलिए इस पॉलिसी को क्या कर दिया गया? फेल। उस समय कहते हैं कि ये उस समय के लिए कुछ साल का गैप आ गया। फिर आपका जो एक्चुअल में टाइम पीरियड शुरू हुआ किसका सर? 5 ईयर प्लान का। पहली कब चली? 51 से 56, सेकंड चली 56 से 61, 61 से आपकी 66 तक चली। फिर आपकी चलेगी नेक्स्ट प्यारे बच्चे कब से? तो आप बोलोगे सर ये चली 69 से कब तक? 69 से चली 74 तक, और अगली चली प्यारे बच्चे 1974 से लेकर 1978 तक चली। उसके बाद चली प्यारे बच्चे 78 तक नहीं, हाँ 78 तक चली। उसके बाद चली फिर आपका 1 साल 2 साल का गैप 1980 से चली आपकी 1985 तक। उसके बाद 1985 से चली प्यारे बच्चे 1990 तक। कब तक चली? 1990। 1990 से लेकर
फिर आपकी एक पॉलिसी कब तक चली प्यारे बच्चे, फिर आपकी 1990 से लेकर जो आपकी 5 ईयर प्लान पॉलिसी चलाई गई, कब, फिर आ गया आपका 1990 तक चली, उसके बाद 2 साल का गैप 1992 से लेकर फिर आपकी चली 1997। ये कौन सा गैप आया सर, ये वो दिन था, ये वो साल था जिस समय हमारे भारत के पास एक भी पैसा नहीं था। उस समय आपके इंडिया के अंदर किसकी सरकार थी, नरसिम्हा राव की, नरसिम्हा राव की सरकार थी। ऐसा कहते हैं जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी ना, उस समय भारत ऐसे कंडीशन में आ चुका था कि इसके पास कर्जा इतना हो गया कि भारत गिरने वाला था। कहते हैं भारत के पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था और 15 दिन के पैसे में ये कोई गुजारा नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी कि हम पॉलिसी के ऊपर ध्यान दे पाएँ। इसीलिए 2 साल का टेन्योर हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चे, घटा दिया, उसे शॉर्ट कर दिया। हमने कहा यार इतना पैसा है नहीं कि हम लोग एक कर्जा चुका सकें। डेवलप कहाँ से करेंगे, जब तक कर्जा नहीं चुका पाएंगे हम खुद को डेवलप कैसे करेंगे। आप पे खुद का कर्जा चढ़ा हो, आप पे क्या हो, कर्जा चढ़ा हो, तो आप क्या अपने घर पे ध्यान दे पाओगे, आप अपने घर पे भी ध्यान नहीं दे पाओगे। इसीलिए भारत ने सोचा कि यार इतना कर्जा है कि 15 दिन तक का पैसा बचा है, आगे कैसा डेवलप होगा। इस चक्कर में 2 दिन का फिर गैप मार दिया। फिर उसके बाद 1992 से 1997 तक 5 ईयर प्लान चला। उसके बाद 1997 से प्यारे बच्चे फिर चला आपका 2002 तक। फिर 2002 से लेकर कब तक चला प्यारे बच्चे, 2007 तक चला। और 2007 से लेकर कब तक चला प्यारे बच्चे, 2012 तक। उसके बाद चला 2012 से लेकर 2017 तक चला। लेकिन यही 17 वाला जो हिस्सा देख रहे हो आप, यही 17 वाला जो टर्म देख रहे हो, 2012 से 17 तक, इसी के बीच में एक तारीख या एक सन आता है 2015। इसी दिन क्या हुआ सर, ये प्लान कंप्लीट ही नहीं हो पाया। ये 5 ईयर प्लान पूरा होना चाहिए था, लेकिन ये 5 साल से पहले ही क्या हो गया सर, 2015 में ही इसको 5 ईयर प्लान के नाम से चेंज करके नीति आयोग का दर्जा मिल गया। यानी ये वही टाइम है जब हमारी जो पॉलिसी थी वो निर्धारित समय पर क्या नहीं हो पाई सर, ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाई। वो कौन सा 5 ईयर प्लान, एक बार गिन के चेक कर लेते हैं। 1 2, क्या बोलोगे, 1 2 3 4, ये आ गया आपका 5 6 7 8 9, ये आ गया प्यारे बच्चे 10, ये 11, ये आपका आ गया प्यारे बच्चे 12। ये कौन सी प्लान है सर, 12वें नंबर की 5 ईयर प्लान पॉलिसी है। यानी आंसर क्या दोगे, 12th नंबर की 5 ईयर प्लान पॉलिसी आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई। इसमें कहीं पे गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम, एक नहीं, ये है एक, सॉरी ये एक है, 1 2 3, ये हो गई आपकी 4 5 6 7 8, ये हो गई आपकी 9 10 11 और ये 12। गुड, ये 12वें नंबर की 5 ईयर प्लान पॉलिसी है जो हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि 2015 में प्यारे बच्चे नीति आयोग आ चुका था। क्या आ चुका था 2015 में, 5 ईयर प्लान का नाम चेंज करके नीति आयोग, और यही ऐसी पॉलिसी थी जो कंप्लीट नहीं हो पाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच। किलोवाट की क्या यूनिट आपकी इलेक्ट्रिसिटी से होती है, बिल्कुल होती है सर, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। सेल्सियस किसका होता है सर, टेम्परेचर का यूनिट, बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लायर क्या ब्लड का होता है, बिल्कुल ठीक है। रिक्टर स्केल सर ह्यूमिडिटी का नहीं होता, ये गलत है प्यारे बच्चे। इसी में बोल रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या दोगे, आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल ह्यूमिडिटी। रिक्टर स्केल का काम तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए होता है। किसको प्यारे बच्चे, अर्थक्वेक की यूनिट को मेजर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल ही बताता है भूमि की क्या, भूमि के अंदर नॉर्मली कितनी तेज़ी से आने वाला भूकंप। और इस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए ग्राफ होता है जिसे हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, सिस्मोग्राफ के नाम से जानते हैं। अगर सीधी सी बात है, ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चे, क्या बताओगे, एटमॉस्फेरिक, पहले तो मुझे बताएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए कौन से यूनिट का यूज़ किया जाता है, डिवाइस का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज़ करोगे, तो आंसर दे देना बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। किसका प्यारे बच्चे, बैरोमीटर। एक बार मुझे बताएंगे ह्यूमन का, यानी कि हमारे ब्लड प्रेशर का मेज़रमेंट करने के लिए, अपना बीपी मेज़र करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज़ करोगे, याद रखना उसे बोलते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। क्या बोलेंगे, स्फिग्मो मैनोमीटर कहा जाता है।
अगर पूछा जाए प्यारे बच्चे कि ब्लड प्रेशर के अलावा पूछा जाए कि हमें रेनफॉल को मेज़र करने के लिए, बारिश जो होती है, बारिश को मेज़र करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज़ करोगे, तो आंसर देंगे रेन गेज का यूज़ किया जाता है। किसका? रेन गेज का। और पूछा जाए किस चीज़ के बारे में कि सर किसी का डायबिटीज़ लेवल बढ़ता जा रहा हो, किसी का शुगर लेवल बढ़ता जा रहा हो, इस डायबिटीज़ को चेक करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है? ग्लूकोमीटर करते हैं। कौन सा? ग्लूकोमीटर किया जाता है, जो ये बताता है कि हमारा शुगर लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है। अच्छा, एक और चीज़ यहीं से क्वेश्चन निकल के आता है, अगर हमारा डायबिटीज़ चेक करना है तो हमारा बिफोर मील कितना होना चाहिए प्यारे बच्चे डायबिटीज़? तो खाना खाने से पहले जब ग्लूकोमीटर आप अपने बॉडी में अपने ब्लड के अंदर टच करते हो, एक हल्का सा निडल मारने के बाद जो खून निकलता है उस पर जब हम लोग स्ट्रिप लगा के चेक करते हैं और उसमें ग्लूकोमीटर आपका दिखाता है जी आप 90 से 110 के बीच में हैं तो सेफ़ हो। लेकिन अगर खाना खाने के बाद जब आप चेक करते हो तो खाना खाने के बाद आपका ग्लूकोमीटर बताएगा आपका ब्लड प्रेशर आपका डायबिटिक लेवल 110 से 140 के बीच में होना चाहिए। ये हमारा नॉर्मल डायबिटीज़ रेट होता है। अगर इससे ज़्यादा चला गया तो शुगर लेवल बढ़ रहा है, बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। आगे बढ़ें प्यारे बच्चे, अगले पे आते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वांटिटी एक साइड दी गई है और एक साइड दी गई है आपको एसआई यूनिट। आप बताएंगे क्या प्रेशर की यूनिट क्या आपकी एसआई यूनिट पास्कल होती है? बिल्कुल होती है सर, कोई दिक्कत नहीं। लेंस ऑफ पावर की यूनिट क्या होती है? डायप्टर होती है। हीट की यूनिट जूल होती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस की यूनिट ये नहीं होती। अब इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कि रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस की यूनिट जो होती है क्यूरी के अलावा क्या होती है। एक बार फटाफट इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ प्यारे बच्चे कि रेडियो एक्टिविटी की सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है, एक बार फटाफट बताएंगे। बताएंगे प्यारे बच्चे, रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस क्यूरी की यूनिट नहीं होती तो बताएंगे इसकी यूनिट का नाम क्या होता है। रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस को किस में मेज़र किया जाता है? इसकी एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए याद रखना बैकुलर यूनिट होती है। क्या होती है? बैकुलर यूनिट का यूज़ करते हैं जो रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस को मेजरमेंट करता है। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन कहता है जल का वाष्प परिवर्तन कहलाता है नेचुरल, फिजिकल, केमिकल या ऑर्गेनिक? फटाफट आंसर देंगे प्यारे बच्चे। आंसर क्या होगा? जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है नेचुरल, फिजिकल, केमिकल या ऑर्गेनिक? नहीं जी, ऑर्गेनिक तो नहीं होगा सर, नेचुरल भी नहीं हो सकता। फिजिकल तो हम उसे कहते हैं ना जो एक बार मान के चलो रिवर्स हो जाए या एक बार मान के चलो कोई किसी दूसरे स्टेट में चेंज हो जाए तो दूसरे से हम दोबारा उसे पहले स्टेट में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मान के चलो मैंने क्या किया, मेरे पास क्या था, मेरे फ्रिज में गया मैंने जैसे फ्रिज का क्या किया सर, डोर ओपन किया और फ्रीजर के अंदर देखा था उसमें क्या पड़े थे सर, उसमें एक बॉक्स पड़ा था जिसमें क्या थे सर, आइस क्यूब जमे हुए थे। मैंने आइस क्यूब देखे बिल्कुल ठंडे ठंडे, वो आइस क्यूब को क्या किया, मैं गलती से आपको शरबत बना रहा था लेकिन मेरे ध्यान से उतर गया, मैंने आइस क्यूब पैक को क्या कर दिया, बाहर रख के चला गया। बाहर जब रखा तो उस पर धूप इतनी तेज़ी से पड़ी कि वो बाद में देखा वो आइस क्यूब में पूरा का पूरा पानी भर गया। किस में कन्वर्ट हो गया वो प्यारे बच्चे? सॉलिड था पहले और किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई, बंदे बाहर बैठे हुए हैं शरबत के लिए और मेरे पास आइस क्यूब भी नहीं है। मैंने सोचा एक काम करता हूँ, इसी पानी को उठाया, दोबारा फ्रीजर में रखा और दोबारा क्या बन गया वो आइस क्यूब, यानी फिर से मैं लिक्विड स्टेट में किस में आ गया प्यारे बच्चे? सॉलिड स्टेट में आ गया। इस क्वांटिटी को फिजिकल चेंज कहते हैं। क्या यही पूछ रहा है क्या जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? बिल्कुल सर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर इनटू द वेपर इज कॉल्ड, क्या बोलोगे सर, ये कैसा चेंज है? दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है प्यारे बच्चे? फिजिकल चेंज है। यानी कि जब आप पानी को किस में रखते हो सर, वाटर जो होता है जब वो वेपर बन के उड़ जाता है, उसी वेपर के ज़रिए दोबारा से क्या होती है प्यारे बच्चे? बारिश होती है, रेनफॉल, और उसी रेनफॉल से दोबारा क्या आ जाता है प्यारे बच्चे? पानी आ जाता है। यानी वेपर फिर किस में कन्वर्ट हो गए? पानी में। तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाते हैं और दूसरे स्टेट से दोबारा उसी पहले स्टेट में आ जाओ, ऐसे चेंज को क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है सर? अगर जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया, कितनी भी कोशिश कर लो वो पहले स्टेट में नहीं आ सकता। जैसे दूध को आपने रात में रखा
और सुबह देखा दूध को आपने क्या किया प्यारे बच्चे, रात में रखा थोड़े से दही में मिलाकर, और सुबह देखते हो वो क्या बन गई, दही बन गई। अब आपके दिमाग में आया यार चाय बनाने के लिए दूध नहीं है, आप सोचते हो अब उल्टा कर देते हैं, दही को दूध बनाते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड कैसा चेंज, तब आप बोलोगे केमिकल चेंज है। क्या है ये प्यारे बच्चे, केमिकल चेंज। आपने रोटी के लिए आटा गूंदा और आटे को क्या कर दिया सर, तवे पे फेंक दिया, क्या बन गई, रोटी बन गई। अब उस रोटी को सोचते हो यार रोटी को उठा के दोबारा बना लेते हैं आटा, क्या पॉसिबल है, नहीं सर। कैसा चेंज, केमिकल चेंज। कागजात गलती से चला दिए, किसके, प्रॉपर्टी के, उसके बाद कहते हो यार ये तो हमारी प्रॉपर्टी के कागजात जल गए, किसी और के जलाने थे, अब जल तो गए, अब कहते हो यार दोबारा से इस पेपर को बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड कैसा चेंज, केमिकल चेंज। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, अल्कलाइन सॉल्यूशन का पीएच मान होता है सदैव, क्या 7 होता है, लेस देन 7 होता है, मोर देन 7, या नन ऑफ दीज। आपके सामने ये आपको क्या दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चे, पीएच स्केल दिखाई दे रहा है। पहले तो पीएच का फुल फॉर्म बताओ। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंस हाइड्रोनियम प्लस, क्या बोलोगे, पोटेंस हाइड्रोनियम प्लस कहते हैं। पोटेंस हाइड्रोनियम प्लस के नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं सेकंड फॉर्म में पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलोगे प्यारे बच्चे, पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, दूसरी बात होता है इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी को चेक करते हैं। हाइड्रोजन जितना बढ़ेगा एसिड बन जाएगा, हाइड्रोजन जितना घटेगा बेस बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर आपके सामने पीएच स्केल दिखाई दे रहा है, जिसमें यूनिट 0 से लेकर कब तक है प्यारे बच्चे, 14 तक है। यहाँ पर इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन। क्या नाम था प्यारे बच्चे, सोरेनसन नाम था। इस साइंटिस्ट ने पीएच स्केल की खोज करी, इन्होंने बताया, और इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें जागी कैसे, जब ये यूनिट 25 डिग्री सेल्सियस पे थी, तभी इनको कुछ विचार आए कि इन चीज़ों को मेज़र करने के लिए हम एक यूनिट डिस्कवर करते हैं जिसे बोलेंगे पीएच स्केल। इसी से आइडिया लगा लेंगे कौन सी चीज़ एसिडिक और कौन सी चीज़ बेस होगी। इन्होंने बोला कि जब हम लोग 0 से 14 तक यूनिट डिसाइड करेंगे ना, इस 0 से 14 के बीच में 0 से लेकर 7 तक, कहाँ तक सर, 0 से लेकर 7 तक, याद रखना इससे बीच में जितनी भी यूनिट हैं ये सब किसको रिप्रेजेंट करेंगी, एसिड को। लेकिन 7 के बाद जितनी भी यूनिट 14 के बीच में आएंगी ये सब किसको रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चे, बेस को। ये इन्होंने क्या किया प्यारे बच्चे, यूनिट डिसाइड करी, और 7 को बोल दिया ये क्या रहेगा सर, न्यूट्रल रहेगा, 0 रहेगा। अब जैसे जैसे हम 7 की तरफ बढ़ते जाएंगे, 7 से लेफ्ट साइड की तरफ में बढ़ते जाएंगे, एसिड स्ट्रांग होता चला जाएगा, और सबसे खतरनाक एसिड किस पे होगा, 0 पे होगा। जब हम 7 से राइट हैंड साइड की तरफ जब बढ़ेंगे तो बेस स्ट्रांग होता जाएगा, और सबसे स्ट्रांग बेस किस पर होगा, 14 पर होगा। किस पर होगा प्यारे बच्चे, 14 पे सबसे स्ट्रांग बेस, और सबसे स्ट्रांग एसिड किस पर होगा, 0 पर होगा। क्या बताओगे, सबसे स्ट्रांग बेस किस पर होगा प्यारे बच्चे, 14 पर होगा। अच्छा, दूसरी बात एक और दिमाग में रखेंगे, न्यूट्रल उसे बोलते हैं जहां पर वो ना तो एसिड हो ना ही क्या हो प्यारे बच्चे, बेस हो। अब यहीं पर बात कर रहा था कि अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब ही होता है प्यारे बच्चे क्षारीय, हिंदी में इसको क्षारीय बोलते हैं। ठीक है जी, इसको क्षारीय बोलते हैं। क्षारीय को आप बेस भी कह सकते हो। ये सिंपल सा बस यही पूछ रहा है, बेस सॉल्यूशन का पीएच मान होता है सदैव 7 होता है, 7 से ज़्यादा होता है, 7 से कम होता है, या 7 से, या इनमें से कोई भी नहीं होता। अच्छा, आप एक बात बताओ, 7 से अगर ज़्यादा कम होगा तो वो तो क्या होगा सर, वो तो एसिड होगा। 7 से कम होगा तो वो तो क्या होगा प्यारे बच्चे, वो तो होगा एसिड। ये तो नहीं हो सकता। क्या 7 होगा सर, 7 तो खुद न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये भी गलत। 7 से ज़्यादा होगा, हाँ जी। 7 से जितना भी यूनिट ज़्यादा होती जाएगी वो याद रखना क्या कहलाएगा सर, वो कहलाएगा बेस। तो नन ऑफ दिस तो इसका कोई भी आंसर नहीं है। इसका आंसर आएगा, क्या बोलोगे, मोर देन 7। 7 से जब ज़्यादा हो जाए इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोलोगे, बेस का सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, कैसे पता लगता है सर ये बेस है या एसिड है। सपोज करो कि आपके पास क्या है, आपके पास है साबुन। क्या है, साबुन है। साबुन हमेशा बेस होता है, याद रखना। इसका पीएच वैल्यू करीबन 14 के आसपास होता है। कितना, 14, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। इस साबुन के ऊपर ना आपने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, घर पे भी हो जाएगा आपसे। एक पेज लेना, उस पेज पे हल्की सी हल्दी लगा देना। क्या लगा देना, हल्दी गीली करके। हल्दी लगाते ही उस पेपर को क्या कर देना, हल्दी लगाने के बाद उसे साबुन पे घिस देना। उसका कलर रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हल्का सा रेड हो जाएगा। ऐसी चीज़ें कभी कभार रिप्रेजेंट करती हैं चीज़ों के बारे में। अब ये चीज़ तो क्या हो गया, इसमें एसिड ज़्यादा मिला जुला है। अब टर्मरिक
सल्फ्यूरिक एक तरीके के फॉर्म में एसिड का काम भी कर लेता है। लेकिन याद रखना बेसिक सॉल्यूशन का कलर हमेशा कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देगा। किसका सर, ब्लू। इसी चीज़ों से पता लगा लेते हैं। जैसे कभी देखा है आप लोगों ने, जैसे कभी कभार मम्मी कहती है एक काम कर बेटे, ये एक आपको छोटा सा टुकड़ा देती हूँ, इस कपड़े को ले जा, इस कपड़े का फॉल ले आइयो, साड़ी का फॉल। तो वो बंदा क्या करता है, भागता हुआ जाता है ना। उसके बाद कहता है कि दर्जी साहब इसका फॉल दे दो, इस साड़ी का फॉल चाहिए। कहता है कपड़ा दिखाओ, कपड़ा ले लेता है, कपड़ों को मैच करता है, जिससे मैच कर गया वो फॉल निकाल के दे देगा। सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर चेक करते हैं। जैसे मान के चलो दो सॉल्यूशन को मिक्स किया और उसके बाद कलर आ गया ब्लू। अब जैसी ब्लू को इसमें रखेंगे और चेक करेंगे कैसा ब्लू है। हल्का ब्लू होगा तो उसका पीएच वैल्यू 10 रख देंगे। ब्लू मान के चलो थोड़ा डार्क आ गया केमिकल डालने से तो 11 रख देंगे। अगर ज़्यादा डार्क हो रहा है, इससे मैच कर गया, तो उससे पता लग जाएगा इसका पीएच वैल्यू क्या है, 12 है। इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है किसके बारे में सर, पीएच स्केल के बारे में। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। जल का मतलब होता है विच वन ऑफ द विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर। क्या ए घुलती है सर, क्या बी घुलती है, क्या के घुलती है, क्या डी घुलती है। सर ए भी नहीं घुलती, के भी नहीं घुलती, सर डी भी नहीं घुलती। ये सब जो आपकी घुलती हैं के ए डी ए, क्या बोलते हैं सर, हमारी विटामिन्स की जब बात करते हैं ना, विटामिन्स की जब बात करते हैं थोड़ा सा जान लो। विटामिन्स की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम कैसमिर फंग था। क्या था सर, कैसमिर फंग था। और इसी साइंटिस्ट ने विटामिन की खोज की थी। ऐसा बताते हैं विटामिन की जब खोज हुई थी, विटामिन का सिर्फ एक ही काम होता है, क्या करना, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। किसको स्ट्रॉन्ग करती है प्यारे बच्चे, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है और कुछ नहीं। बॉडी में एनर्जी नहीं देती। लेकिन अगर विटामिन बॉडी को नहीं मिला, ये ज़्यादा मैक्रो फॉर्म में नहीं, माइक्रो फॉर्म में चाहिए होते हैं, माइक्रो एलिमेंट के फॉर्म में चाहिए होते हैं, थोड़े बहुत चाहिए होते हैं खाने के लिए। ज़्यादा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की तरह खींच जाओ, नहीं, हल्का फुल्का चाहिए होता है ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। अगर बिल्कुल ही ना करोगे, विटामिन बिल्कुल ही बॉडी में घट जाएंगे तो कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेगी। इसीलिए बॉडी में बीमारियों से बचाने के लिए विटामिन होना बहुत ज़रूरी है। अब विटामिन दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल, जो हमारी बॉडी के फैट में घुल जाते हैं, और जो हमारे बॉडी में पानी है सर, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, जो हमारे बॉडी के पानी के अंदर घुल जाते हैं। जो फैट में घुलते हैं उन्हें कीड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीड़ा। कीड़ा बोले तो विटामिन के, ई, डी, ए, ये फैट सॉल्युबल है। और जो पानी में घुलते हैं वो बी एंड सी ही होते हैं, जो हमारी बॉडी में किस में घुलते हैं सर, पानी में। इसमें पूछा था जो जल में घुल जाए, पानी में घुल जाए, बी एंड सी घुलते हैं। सी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन क्या बोलोगे, बी बोल देना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा शरीर निम्न में से कौन सी विटामिन बनाता है। हमारा शरीर जो है विटामिन ए एंड बी बिल्कुल नहीं बनाता, बी एंड सी भी नहीं बनाता, ए एंड ई भी नहीं बताता। हमारे बॉडी बनाता है डी एंड के। कौन सा विटामिन बनाता है प्यारे बच्चे, हमारे बॉडी में जो विटामिन बनती है हमारे शरीर में वो डी एंड ए के बनती है। डी किस में बनती है सर, डी बनती है आपकी हड्डियों में। किस में प्यारे बच्चे, बोन्स में बनती है। हमारी बोन्स में जो विटामिन डी बनती है सर, ये हमारी हड्डियों के लिए अच्छी होती है। कहते हैं ना अभी सर्दियाँ आ जाएंगी अक्टूबर नवंबर के बाद, उसके बाद आप लोग धूप सेकोगे। क्या सेकोगे, धूप। आपको धूप से प्यार हो जाएगा। कारण क्या होता है कि हड्डी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है सर, विटामिन डी। और उस विटामिन डी को हम लोग एक्चुअल में साइंस की भाषा में कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, कैल्सीफेरॉल। हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम बैठकर क्या लेते रहते हैं, विटामिन डी। और यही चीज़ हमारी बॉडी में नेचुरली बनी होती है। लेकिन आपकी बॉडी को और अच्छी विटामिन डी जो चाहिए वो बाहर के सूरज से ले लेते हो। एक्चुअल में है तो बॉडी के अंदर विटामिन डी है, हड्डियों में तो विटामिन डी ऑलरेडी रहती है। लेकिन ये है कि हमारी बॉडी को और अच्छा, हड्डी को और ज़्यादा तंदुरुस्त करने के लिए बाहर की विटामिन डी ले लेते हो। ये नेचुरल बॉडी के अंदर बनी हुई है, तभी तो आप चल फिर पा रहे हो। आपकी हड्डियों के अंदर विटामिन डी है, तभी तो खड़े होकर मैं पढ़ा पा रहा हूँ लंबे टाइम तक। ये नेचुरल बनी हुई है। वो कौन सी विटामिन है सर, विटामिन डी बनी रहती है। लेकिन एक होती है विटामिन के। क्या होती है सर, विटामिन के। इसको साइंटिफिकली फ्लाइकोक्विनोन बोलते हैं। इसके साइंस की भाषा में क्या बोलोगे, फ्लाइकोक्विनोन के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे। क्या बोलते हैं, फ्लाइकोक्विनोन। इसी को बोलते हैं नेफ्थाक्विनोन। क्या बोलोगे, नेफ्थाक्विनोन के नाम से भी इसको जानते हैं। याद रखना, इसका काम हमारे शरीर में खून को जमाने का काम करती है। ब्लड क्लॉटिंग विटामिन इसी को बोलते हैं। शरीर को अगर गलती से कोई हिस्सा कट जाता है, शरीर में खून ज़्यादा निकल जाए, उसे रोकने में हेल्प कौन करती है, विटामिन की। बॉडी से खून ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, खून को रोकने का काम कौन करेगी, विटामिन के। ये हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन में बनती है। कहाँ बनती है प्यारे बच्चे, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक हिस्सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसे कोलन कहते हैं। इसी कोलन में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है,
जिसका नाम है ई कोलाई। क्या बोलोगे? ई कोलाई बैक्टीरिया। यही हमारे विटामिन के को क्या करता है सर? पूरी तरीके से बनाता है। यही क्या करता है? विटामिन के को बनाता है। इसकी शक्ल आप नेट पे देख लेना, मैंने एक्चुअल में रखी नहीं इसकी शक्ल, वरना आपको ज़रूर दिखाता। लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे ई कोलाई कहते हैं। यही विटामिन के का फॉर्मेशन करता है। किसका प्यारे बच्चे? विटामिन के यही बनाएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन थी? जीडी बोले तो जीडी बिड़ला पुरस्कार, ठीक है जी। ये जीडी बिड़ला पुरस्कार की जब बात करते हैं, पहली बात तो ये जीडी बिड़ला पुरस्कार जो है ये 50 साल से ऊपर वाले लोगों को दिया जाता है। 50 ईयर्स एज से ऊपर वाले लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। कौन सा पुरस्कार है सर? ये जीडी बिड़ला पुरस्कार है। ये हाल ही में किसको दिया गया सर? अदिति सेन डे जी को दिया गया। किसको दिया गया? अदिति सेन डे जी को दिया गया। और ये जो पुरस्कार है सर, याद रखना इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। कब हुई थी प्यारे बच्चे? 1991 में दी गई थी। और याद रखना 50 साल से ऊपर वाले लोगों को दिया जाता है। एक बात बताएंगे मुझे, लिटरेचर की फील्ड में कौन सा अवार्ड देते हैं? लिटरेचर फील्ड में दिया जाता है बुकर प्राइज़। कौन सा प्राइज़ प्यारे बच्चे? बुकर प्राइज़ दिया जाता है। जैसे कि किसको दिया गया था आपको मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में, जिसका नाम था क्या रे बच्चे? क्या? अनीता देसाई। अनीता देसाई जी को दिया गया था, ठीक है जी। अनीता देसाई जी को दिया गया था कौन सा पुरस्कार प्यारे बच्चे? बुकर प्राइज़ के नाम से। और उसी के बाद अगर हम बात करते हैं आपका कौन कौन से पुरस्कार हैं सर, एक बार मुझे बता दो, एक बार मुझे बता दो आप लोग कौन सा प्राइज़ है। एक तो एक आ जाएगा आपका नोबल प्राइज़। नोबल प्राइज़ किस फील्ड में देते हैं? ये ज़्यादातर साइंस टेक में दिया जाता है। किस में प्यारे बच्चे? साइंस टेक में दिया जाता है ये प्राइज़। और एक प्राइज़ और होता है, इसे आप लोग भारत का सिविलियन अवार्ड भी बोलते हो, भारत रत्न। ये भारत रत्न किस में देते हैं प्यारे बच्चे? ये ज़्यादातर आपके कई सारी चीज़ों में दिया जाता है। अगर आप बहुत अच्छे क्या हैं प्यारे बच्चे, आपके अंदर कोई अच्छा स्किल है उसके लिए दिया जा सकता है। साइंस अच्छे साइंटिस्ट बहुत बढ़िया हैं तो देंगे। अगर आपके अंदर क्या है सर, आप मान के चलो बहुत अच्छे लिटरेचर लिखते हो, बहुत अच्छा साहित्य लिखते हो, उसके लिए भी मिल जाता है। और चौथी चीज़, आप बहुत अच्छे सोशल वर्कर हो, उसके लिए भी आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, भारत रत्न से। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के किसके सर? वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किस बेस्ट फिल्म को पुरस्कार मिला? क्या एनिमल को मिला? आपने तो देखी होगी मूवी, एनिमल में खतरनाक रोल निभाया है आपके रणबीर कपूर ने। लेकिन याद रखना बेस्ट फिल्म इनको नहीं गई। क्या 12th फेल को गई है प्यारे बच्चे? 12th फेल के भी बहुत सारे फ़ैन बैठे होंगे आप में से। क्या पठान को गई है? नहीं जी, पठान को भी नहीं गई। ये बचे कौन सर? जवान। जवान किसकी है प्यारे बच्चे? शाहरुख खान की है। जवान मूवी किसकी है पहले तो जान लेते हैं। जवान मूवी है प्यारे बच्चे RK शाहरुख खान की है। अगर हम बात करते हैं इसके लिए बेस्ट अवार्ड क्या मिला सर? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया था? शाहरुख खान को दिया गया। पूछा जाता है सर बेस्ट आपका बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला था? इसके लिए नयनतारा जी को मिला। किसके लिए सर? नयनतारा इस फिल्म की जो हीरोइन है, इस फिल्म की जो हीरोइन है नयनतारा, उनको मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। अच्छा, पूछा जाए सर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? संदीप रेड्डी जी को दिया गया। किसको सर? संदीप रेड्डी जी को दिया गया, संदीप रेड्डी जी को। और आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चे बेस्ट क्या बोला जाएगा? एक तो हो गए सर आपके बेस्ट एक्टर का, जो बेस्ट एक्टर का जो मिला किसको मिला सर? शाहरुख खान। एक्ट्रेस को मिला नयनतारा। बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला सर? संदीप रेड्डी जी। जवान मूवी आप लोगों ने देखी होगी, ये ज़्यादातर करप्शन और पॉलिटिशियंस के ऊपर बनाई गई है। जो आप वोट वगैरह जो प्रोवाइड करते हो हर किसी को, वो किस तरीके से देना चाहिए, किस सरकार को चुनना चाहिए, ये आपको ज़रा देख कर क्या करना चाहिए, किसी को वोट देना चाहिए, उसी के ऊपर ये मूवी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन आओ। अगला क्वेश्चन है, ICC अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है भाई? कौन है? रोहित शर्मा जी हैं, बाबर आजम हैं, पैट कमिंस हैं या जोए रूट हैं? आंसर क्या दोगे सर? आंसर दोगे पैट कमिंस को। कौन है सर? पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। याद रखना पूरे इसमें किसमें सर? ICC आपके किसमें?
आईसीसी अवार्ड के केस में ये दूसरे, इंडिया कह सकते हो, विश्व के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। विश्व के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं भाई ये, ठीक है जी। क्या हैं? महंगे खिलाड़ी हैं। कौन? वो आपके पैट कमिंस। कितना सर? 20.5 करोड़ इनकी वैल्यू है। कितनी सर? 20.5 करोड़ इनकी वैल्यू है। अच्छा, पूछा जाए सर ये दूसरा आपने बताया तो पहला कोई और होगा? हाँ जी, पहले जो आपके सबसे महंगे खिलाड़ी हैं आईसीसी अवार्ड के केस में, तो याद रखना उनका नाम है मिशेल स्टार्क। क्या नाम है प्यारे बच्चे? मिशेल स्टार्क है। मिशेल स्टार्क ये आपके सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। इनकी वैल्यू है 24.5 करोड़। 24.5 करोड़ इनकी वैल्यू है। किसकी सर? इनकी। और अगर पूछा जाए कि सर फर्स्ट ओडीआई की जब बात करते हैं, ओडीआई के केस में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं विराट कोहली। कौन है प्यारे बच्चे? विराट कोहली माने जाते हैं। कोई दिक्कत? ये दिमाग में रखेंगे। पैट कमिंस ही हैं सर, ऑस्ट्रेलिया के क्या कप्तान रह चुके हैं, कैप्टन। चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आओ, जरा चेक करते हैं कौन सा है। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। सर ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं होगा, सॉरी गलती से हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ के लिए क्या बोलोगे? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए ये विश्वकर्मा योजना शुरू की गई। यार विश्वकर्मा आप लोग किसके लिए मनाते हो? आप लोग कभी कभार, हम लोग ये भी तो करते हैं ना, विश्वकर्मा पूजा डे या विश्वकर्मा डे है आज। विश्वकर्मा किसके लिए होता है? कर्मा से ही नाम आ जाता है, कर्म के लिए है। किसके लिए सर? कर्म। और कर्म के लिए अगर हम बात करते हैं, कर्म हमारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज और फैक्ट्रीज के अंदर ही होते हैं। तो इसीलिए एक्चुअल में कर्म के रिलेटेड हमारी जो विश्वकर्मा योजना है, ये एक्चुअल में कौन सी मंत्रालय के अंडर में आती है सर? ये आपकी माइक्रो ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर में आती है और इसी के रूप में मनाई जाती है। कौन सी है सर? ये तो विश्वकर्मा योजना है। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। हमारे टोटल 39 क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में आपको और अगले नए क्वेश्चन के साथ मिलूंगा, जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी के आपके डिस्कस करेंगे, जो सीजीएल के अंदर पूछे जाते हैं, प्लस स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। चाहे वो पंजाब के एग्जाम्स दे रहे हो, हरियाणा के दे रहे हो, हिमाचल के दे रहे हो, यूपी के दे रहे हो, किसी भी स्टेट्स के एग्जाम दोगे, उसके लिए सबसे बेनिफिशियल क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चे जुड़े रहो वीडियो के साथ। आपके ऐसे ही अपडेटेड क्वेश्चन आपको लेकर आता रहूँगा। इससे आपकी भी स्कोर अच्छी होंगे। अपने खुद के स्कोर आप खुद चेक करो ज़रा कितने आते हैं आपके 21 क्वेश्चन के बाद से लेकर 39 क्वेश्चन के अंदर अभी तक आपका स्कोर कितना रहा। इसको भी चेक करके देखने की कोशिश करो कि हमारे कितने ठीक और कितने गलत होते हैं। ऐसे करते करते जितने हम लोग सेट करते जाएंगे, उससे आपकी जीएस लेवल स्ट्रांग होती जाएगी। मिलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।